प्रियंका जी, आपने हाल फिलहाल में कंगना रनौत का जो बयान है वो देखा होगा, उस पे हर तरफ चर्चा बनी हुई है। पहले तो आपके क्या रिएक्शन हैं वो बताइए। मैं हैरान हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी कर कर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूँ उस पूरी ब्लैक लॉज का। काले कानून जो आए थे, वो काले कानून पास हुए थे जबकि बहुत उसका विरोध हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर। एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से आए थे। जो ऑर्डिनेंस के माध्यम होता है, प्रेसिडेंट से पहले आता है, फिर पार्लियामेंट में चर्चा होती है। जो उल्टा करने का काम हुआ था। जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन काले कानूनों को पास किया गया। जब किसान बाहर निकल कर आए, आक्रोशित होकर आए, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे। 1 साल 4 महीने ये प्रोटेस्ट चले हैं इन काले कानून के खिलाफ। उस बीच में उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। कंगना रनौत ने ये तक कहा कि वहाँ पे जो महिलाएं आती थी 100-100 रुपए लेकर आती थी, जिसकी वजह से जो उनके साथ गलत बात हुई, जिसके ऊपर कार्रवाई सीआईएसएफ कर रही है, वो हुआ। फिर 750 हमारे जवान शहीद हुए, 750। और आप उनकी तुलना कर रही हैं बांग्लादेश के साथ, आप उनकी तुलना कर रही हैं आतंकवादियों के साथ। और इतनी सारी चीज़ें घटना सामने आने के बाद, इतनी सारे उनके उनके ऊपर ब्लेम्स लेने के बाद कहती हैं उनके वहाँ पे रेप्स होते थे। यानी आप रेप को इतना लाइटली बात करती हैं। आप हमारे किसानों को रेपिस्ट बता रही हैं। आप उनके प्रोटेस्ट को इलीगल बता रही हैं, स्पॉन्सर्ड बता रही हैं। कहीं तो मैं कहती हूँ, मैंने जब भी उनकी स्पीचेस सुनी हैं, आप विरोध करिए। आप क्योंकि विरोधी पक्ष से हैं, आप विरोध करिए, पर इस तरीके का झूठा विरोध ना करिए जहाँ पे झूठ बरसाने का काम हो रहा हो। इस बात का दुख होता है, क्योंकि किसान जो आया था वो दुखी होकर आया था। किसान जो 1 साल अपना काम वाम छोड़कर, अपने परिवारों के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़कर वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे थे, जिन लाठी चार्ज किया गया उन पे, उनको जैसे मैंने कहा पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया, कॉन्स्पिरेसी थियरीज रेज की गई। फिर भी क्या हुआ? 1 साल 4 महीने बाद, ये कहती है मजबूत सरकार थी ना, 1 साल 4 महीने बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर वो 3 काले कानून वापस लिए थे। तो ये जो बोलना है, थोड़ा इतिहास में झांक कर, थोड़ा सच्चाई समझकर बात करें, क्योंकि अब उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। ये कह देना कि सही मायने में देश आजाद हुआ 2014 के बाद। आई मीन कोई सेंस ऑफ मेच्योर। हाँ, फिर कहना कि इंदिरा गांधी जी इमेच्योर थी, उनको मेच्योरिटी नहीं थी चीजें हैंडल करने की। जिनको खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था दुर्गा का अवतार बनकर उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली महिला है, देश की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री निकली, एक महिला प्रधानमंत्री निकली। आप कहती हैं वो मैच्योर नहीं थी। मैं कहूंगी सदगुरु की भक्त हैं और काफ़ी भक्ति में लीन हैं, कि थोड़ा मैच्योरिटी से बात करना शुरू करें, अपनी जिम्मेदारी समझें कि सिर्फ प्रमोशन पिक्चर का करना ही जिम्मेदारी नहीं है। देश के सामने उनकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, किसानों की दिक्कतों को समझना ज़रूरी है, किसानों की तकलीफ़ों को समझना ज़रूरी है, महिलाओं की तकलीफ़ों को समझना ज़रूरी है। इतनी लाइटली कह देना सब रेपिस्ट थे या रेप्स हो रहे थे वहाँ पर, या लोग को टांग कर मारा जा रहा था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और उम्मीद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी उनसे माफ़ी मंगवाएगी। कांग्रेस के नेता हैं पंजाब के राजकुमार वेरका, उन्होंने बोला एनएसए लगना चाहिए। महाराष्ट्र के स्पोक्स पर्सन हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन अतुल लोंढे, उन्होंने बोला कि ये भाजपा के संस्कार दिखाते हैं और प्रधानमंत्री को खुद इसमें इंटरवीन करना चाहिए। क्या ये जो जिस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है उसको आप सही मानती हैं? देखिए, मैं एनएसए से ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा इनको बैठकर थोड़ा कुछ ज्ञानवर्धन की प्राप्ति होगी। वो मैं मानती हूँ, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा देश की ज्ञानी महिला समझती हैं। पूरे भारतवर्ष ही क्या, पूरी दुनिया की ज्ञानी हैं वो। उनके पास बॉलीवुड की सारी इन्फॉर्मेशन, उनके सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस क्या करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है, उनके पास सुशांत सिंह राजपूत क्या करते थे उसकी इन्फॉर्मेशन है, उनके पास महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन है, उनके पास सबकी इन्फॉर्मेशन है। पर इनकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये पार्टी का टिकट लेकर ये चुनाव लड़ी हैं, उस पार्टी के आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आई हैं। एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स कर रही हैं, जो लाखों हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनका अपमान करती हैं, या हमारी महिलाओं का अपमान करती हैं, ये कतई सहनीय नहीं है। आज आप मुझे बताइए, कोई ऑर्डिनरी इंसान ये सब बोल देता, इतने बड़े प्लेटफॉर्म जिनके पास ये उपलब्ध होगा, उनके ऊपर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर नहीं दर्ज कर दिया होता। अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल दें तो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इन पे कार्रवाई तो होना ज़रूरी है, पर उससे पहले जनता से माफ़ी मांगे, अन्नदाताओं से माफ़ी मांगे,
और वो 750 परिवार जिनके ऊपर ये दुख का मातम छाया था इनके 3 काले कानून की वजह से, उनसे माफ़ी मांगे। वरना ये जो भी अब कह रही हैं, इनका हर बात पर हम विरोध करेंगे जब तक ये माफ़ी ना मांगे और जब तक इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। प्रियंका जी, उनके कुछ समर्थक जो हैं वो उनके इस बयान के समर्थन में ये बता रहे हैं कि 2021 में टिकरी बॉर्डर पर एक पश्चिम बंगाल की महिला के साथ इस तरह की घटना हुई थी, रेप वाली। फिर सिंधु बॉर्डर पर एक व्यक्ति को मारकर उसकी लाश को लटकाया गया, ये खबरें भी आई थी। क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनके समर्थन में कही जा रही है, उसको कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी सबसे शर्मनाक है कि कोई उनका बचाव करने की कोशिश कर रहा है। इस देश में हर दिन करीब 80 से 90 रेप केसेस दर्ज होते हैं। ये दर्ज होने वाले केस हैं, ये नहीं है जो बगैर दर्ज किए चले जाते हैं। आए दिन पॉक्सो कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र में एक ना एक केस रजिस्टर हो रहा है। पॉक्सो कानून क्या होता है? 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो दरिंदगी होती है। मैंने आज तक उनको नहीं सुना होगा कि ये उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में उनका काम है, उनके पूरा जो एक्टिंग का करियर है महाराष्ट्र में बना, करियर यहीं पे बना है। वहाँ पर महाराष्ट्र की महिलाओं के बारे में बात करें, उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें। और अगर ऐसा कोई जघन्य अपराध वहाँ पर हुआ था तो ये कह देना पूरा प्रोटेस्ट में यही काम चल रहे थे। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी वाली सोच होगी, कितनी गंदी सोच होगी, किसान विरोधी सोच होगी। तो जिनको उनको डिफेंड करना है वो करते रहें, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर उनकी पेड ट्रोल आर्मी भी होगी। ये सब जब पीआर चलता है तो वो लोग अपने डिफेंस के लिए भी पीआर आर्मीज करते हैं सोशल मीडिया पर कोई भी सभ्य इंसान, कोई भी देशवासी जो सही मायने में अपने देश से प्रेम करता हो, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को, वो सही मायने में इस स्टेटमेंट का वो करेगा, विरोध करेगा और उनसे माफ़ी की उम्मीद और अपेक्षा रखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बात से सहमत हैं? क्या जेपी नड्डा जी जो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, क्या वो इस बात से सहमत हैं? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात से सहमत हैं? क्या देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इनकी बात से सहमत हैं? ये उनको सफाई देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसी पार्टी से आती हैं जो आज पार्टी सत्ता में है और जो ये 3 काले कानून लाई थी, जिसकी वजह से किसानों को आपने ज़बरदस्ती रोड पे उनके पास और कोई चारा नहीं छोड़ा था, उनको रोड पे आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए ही उनके पास एक उपाय था। एक और जो उन्होंने बात बोली कि किसान आंदोलन के बीच में चाइनीज़ और खालिस्तानी एजेंट के रूप में किसानों के बीच में लोग उनके भेष में वहाँ मौजूद थे, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इनके पास ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपके प्लेटफॉर्म पे इतना इम्पोर्टेंटली आकर बोल रही हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, तो सबसे पहले तो सीबीआई को इनको हिरासत में लेना चाहिए। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल को इनको समन करना चाहिए। होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि आप अपनी इतनी तारीफ़ करते हैं, 56 इंच का सीना लाल लाल आँख बताते हैं और चाइना और पाकिस्तान और कनाडा और ये सब आकर इंटरफेयर कर जाते हैं, जिसकी पूरी खबर कंगना रनौत जी के पास है पर सरकार के पास नहीं है। तो इनसे संज्ञान लिया जाए, इनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, या इनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज प्रोबेबली हायर देन द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो होम मिनिस्टर को आकर वाइट पेपर देना चाहिए कि क्या इस बात में सच्चाई है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी आपके हाथ में सेफ नहीं है, कि बॉर्डर के अक्रॉस आकर लोग हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। और कंगना जी के पास पूरा ज्ञान है, उन्हें पूरी पीएचडी कर ली है, पर हमारे होम मिनिस्टर अवगत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अवगत नहीं है, देश के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो सब कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड का दूसरा अवतार तो वही है, उनके पास नहीं है। तो अगर नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और कंगना जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा देना चाहिए। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि इंदिरा गांधी बहुत ही सशक्त महिला थी, देशभक्त थी, लेकिन अपने बच्चों के जो एक वो माँ का वो प्यार होता है, उसकी वो कमज़ोरी उनकी बता रही थी। यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को और ख़ासकर राहुल गांधी को फिल्म देखनी चाहिए। आप इस पर क्या कहें? वो तो जब से पार्लियामेंट में आई हैं वो इस पिक्चर को प्रमोट कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोग आकर उस पिक्चर को देखें। पर एक और चीज़ कहूँगी, 50 साल पहले की ये घटना है थी। बहुत सारी ऐसे काम हुए जो अनडेमोक्रेटिक थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। हमारी जो देश की जो यंगस्टर्स हैं वो 35 साल की उम्र के कम हैं। उनके पास आज क्या दिक्कत है?
उनकी दिक्कत है बेरोजगारी की, उनकी दिक्कत है जॉबलेसनेस की, और जॉब जो हो रही है, जो जॉब की उम्मीद है उससे कम उनको जॉब्स मिल रहे हैं, या अंडर पेड जॉब्स मिल रहे हैं। दूसरी उनकी क्या दिक्कत है? महंगाई की। महिलाओं की क्या दिक्कत है? सुरक्षा की। किसानों की क्या दिक्कत है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, पर वो 50 साल पहले की जो घटना है जिसमें बहुत लोगों ने सबक सीखा। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी जो एक सशक्त महिला थी, उन्होंने एक इमरजेंसी लाकर, उन्होंने जब चुनाव किए, सबसे पहले देश की जनता ने ही उनको हराया, हारी, बकायदा हारी। फिर से 1.5 साल के अंदर अंदर उसी जनता ने उनको वापस सरकार में बिठाया। तो भले ही जनता आकर पिक्चर देखे, पर जनता जानती है हम उस घटना से बहुत आगे आ चुके हैं। हम ऐसे प्रावधान भी लाए जैसे कोई आने वाले समय में ऐसी इमरजेंसी ना लगा पाए। बल्कि सवाल ये उनसे पूछना चाहिए, या एक पिक्चर का आइडिया मैं उनको देती हूँ कि एल.के. अडवाणी जी ने कहा था कि देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल बन रहा है। वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या होती है? जहाँ पे प्रेस की फ्रीडम ना हो, जहाँ पे लोग बोलें तो सीधा उनको हिरासत में ले लिया जाए, अगर लोग बोले उनके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई ऑपोजिशन पे लगा दिया जाए। वो थी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जहाँ डेमोक्रेसी को खतरा है। डेमोक्रेसी की रैंकिंग्स हमारे देश में गिर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें का भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे तो शायद जो देश के जो युवा हैं, जिन्होंने मोदी जी को वोट किया था ये सोचकर कि मोदी जी एक न्यू इंडिया लाएंगे, पर वो लोग फिर भी उसी इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े वादे किए गए, पर वादा खिलाफी उनके साथ हुई। 15 लाख खातों में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। तो शायद अगर उस पर चर्चा करें तो ज़्यादा ठीक है। पर मैं कहूँगी हाँ, ज़रूर आपने अच्छी पिक्चर बनाई है। अगर अच्छी होगी, तथ्यों के हिसाब से होगी, ना कि वो मणिकर्णिका की तरह अगर ना हो, तो आई एम श्योर उनको भी कामयाबी हासिल होगी। कुछ लोग इम्पोर्टेंट इतिहास है वो भी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह का स्टंट किया जा रहा है। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, पर दिल दुखी इस बात का होता है कि हम सब इसी देश के देशवासी हैं। किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम हिस्सा मिला। आपकी मेहनत कामयाब हुई, आप इतनी कामयाब हस्ती बनी, आपने बॉलीवुड में भी अच्छा काम किया, आप प्रोड्यूसर बनी, स्क्रिप्ट राइटर बनी, राइटर बनी, आपकी लगातार प्रगति हुई और आज आप पार्लियामेंट में हैं। पर बहुत सारा ऐसा तबका है जो मेहनत करता है पर उनको मेहनत की कामयाबी नहीं मिलती है। उनका मखौल बनाकर, उनके बारे में ये बोलकर कि ये लोग सब चाइनीज़ वो हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं, वो खालिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं, या महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, ये सब कहकर देश को शर्मसार ना करें। अब आप देश के बहुत इम्पोर्टेंट संवैधानिक पोजीशन पे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक छोटी चीज़ नहीं है। उसको मैं कहूँगी थोड़ी मैच्योरिटी से देखिए, एज अ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक और मुद्दा जिसका आपने भी जिक्र किया, सुशांत वाला, वो बार बार उसको रिपीट करती हैं और खासकर उद्धव सरकार के ऊपर उस पर आरोप लगाती हैं। क्या इसको राजनीतिक स्टंट के तौर पे या फायदे के तौर पे देखते हैं आप? और क्या है, सिक्योरिटी मिल गई, पार्लियामेंट की टिकट मिल गई, राजनीति में जगह मिल गई। आई एम सॉरी टू से दैट वाज अ कैटलिस्ट। तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि सीबीआई के पास वो इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई को आप कहिए कि मेरे पास बहुत, जैसे मैंने कहा, जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बताइए कैसे चाइना, पाकिस्तान, खालिस्तान वाले साथ सबसे पैसा आ रहा था। आप उनको तथ्य दे दीजिए, सीबीआई को आप दे दीजिए ना। सीबीआई अब कितने साल हो गए इस केस को? कब से गया? करीब करीब 3 साल हो गए। 3 साल में आपको कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई, कोई क्लोजर रिपोर्ट आई? नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, दुख की बात है और मैं बिल्कुल सच्चाई से कहूँगी, एक आदमी के अनफॉर्चुनेट डेथ को लेकर आप लोगों ने वल्चर जैसी राजनीति की। वल्चर जैसा आपने अपना पूरा एक नैरेटिव बनाया, एक फेक नैरेटिव बनाया। एंड आई विल से दिस विद कॉन्फिडेंस, ये एक फेक नैरेटिव है क्योंकि आज तक सीबीआई उसको क्लोज नहीं कर पाई। क्योंकि किस मुंह से करे? क्योंकि इतनी आपने कंट्रोवर्सी उसकी बना दी, इतनी बना दी जहां पे उसमें कोई ना तथ्य था, बट पॉलिटिकली सूट कर रहा था। आपका एजेंडा आपका सूट कर रहा था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन था। आप तभी भी बीजेपी के लिए काम कर रही थी, अभी भी कर रही हैं। पर हाँ, बात इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट आप खुल के कर रही हैं। पहले आप इस आड़ में कर रही थी कि आप सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं।